नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। आपको तमाम वो खबरें आपको बताने वाले हैं जो बनेंगी आज की सुर्खियां। और देखिए, आज बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो दिन भर छाया रहने वाला है। जयपुर से बड़ी खबर है, ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी की मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है। जाटों ने आज महाकुंभ का ऐलान किया है। विद्याधर नगर में सुबह 10 बजे से ये महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। जातिगत जनगणना के लिए भी राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। आपने देखा किस तरह से जातिगत जनगणना की शुरुआत जो है वो बिहार में शुरू हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। और अब इसी तरह का दबाव यहां पर राजस्थान में भी ओबीसी आरक्षण की बढ़ोतरी की मांग को लेकर जाटों ने अब महाकुंभ का ऐलान कर दिया है। विद्यानगर में सुबह 10 बजे से ये महाकुंभ शुरू होगा। जातिगत जनगणना के लिए भी राज्य सरकार पर दबाव जाट बनाएंगे। तो जयपुर से बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जाटों ने आज महाकुंभ का ऐलान किया है। 10 बजे से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके साथ साथ जातीय जनगणना को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। दरअसल इस तरह की मांग बिहार में भी जोर पकड़ी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस को आगे लेकर आगे बढ़े और कुल मिलाकर वहां पर इस तरह की जनगणना शुरू भी हो गई है। 27% ओबीसी आरक्षण हो, इस तरह की मांग जाट समाज कर रहा है। और इसको लेकर विद्यानगर में सुबह 10 बजे से महाकुंभ की शुरुआत आज होने जा रही है। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, किस तरह की तैयारी जाट समुदाय की और क्या इनकी मांग? जी देखिए, जाट समुदाय 1998 में जयपुर में जमा हुआ था। तब इनको ओबीसी का दर्जा हासिल नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी रैली करी थी। उसके बाद में राज्य में और केंद्र में जाटों को आरक्षण मिला था। और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने सीकर की रैली में जाटों के आरक्षण का वादा किया था। और जब सत्ता में बीजेपी आई केंद्र में, तो उन्होंने अपना वादा निभाया। तो जाटों को पहले आरक्षण मिला था, लेकिन 23-24 साल से जयपुर में कोई इनकी बैठक नहीं हुई थी। वर्तमान में ओबीसी में 55 जातियां हैं और 50% से ज्यादा आबादी राजस्थान में। आरक्षण 21% है। तो ऐसी सूरत में अब जाटों ने सरकार के सामने मांग रखी है कि आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण की जो कैप है वो हटा दी है। तो 27% रिजर्वेशन की सबसे बड़ी मांग है जाट समुदाय की। और इसके अलावा जातिगत जनगणना की ये मांग कर रहे हैं। इनका दावा है कि हमारी आबादी को 18-20% है राजस्थान में, जबकि हमें जो है राजनीतिक पार्टियां 10 से ज्यादा जो है सीटें नहीं देती हैं। तो हमारा बहुत राजनीतिक नुकसान हो रहा है। तो जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई, उसके बाद में जो ओबीसी की जातियों में भी एक छटपटाहट तो आप महसूस की जा सकती है। इनको लगता है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो उसके आंकड़े जो सामने आएंगे, उससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी सामने आएगी और इसका उनको फायदा मिलेगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और नौकरियों में इसका लाभ होगा। तो इसी को लेकर के राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जाट समुदाय के नेता। बहुत बड़ी आबादी और माना यही जा रहा है कि आज विद्याधर नगर में जो जनसभा होगी, जो महाकुंभ होगा, वो अब तक की सबसे बड़ी जनसभाओं में से एक हो सकता है। पूरे प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि रात भर से लोग रवाना हो गए हैं। चुनावी साल है, तो नेताओं की भी बहुत बड़ी जो है निगाहें इस पर टिकी हुई है। सब अपनी राजनीति जो है वो स्थापित करने की इसके जरिए कोशिश करेंगे। सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी आएंगे। इसके अलावा बीजेपी के, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इसी समुदाय से आते हैं, वो भी इसमें भागीदारी करेंगे। लेकिन साथ ही संकल्प क्या पारित होगा, अधिकार पत्र भी ये लोग पेश करेंगे। इसके अलावा सरकार से मुतालबा क्या क्या होगा इनका, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बाबूलाल, लेकिन चूंकि यूपी बिहार से अब राजस्थान ये मुद्दा पहुंच चुका है और जाहिर तौर पर चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हमने देखा दूसरे राज्यों में इस पूरे मामले पे एक तरीके से चुप्पी साधी हुई है। अब चुनावी साल है, तो जाहिर तौर पर किसी भी वर्ग को यहाँ पर नाखुश करने की कोशिश नहीं रहती है सरकार की। क्या समझ में आ रहा है? मांग बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, मांग बड़ी है, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में जाट समुदाय के 32 विधायक हैं और पहले इनकी तादाद कोई 45 तक पहुंची हुई है एक जमाने में। इनमें एक राजनीतिक छटपटाहट भी है। ये देखते हैं कि वर्षों हो गए हमारे समुदाय का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, तो वर्षों से इनकी मांग चलती रही है। इनको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस इनसे वोट ले लेती है, लेकिन जब सीएम बनाने की बात आती है तो उनके नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है।
तो वो जो बेचैनी है वो साफ झलकती हुई दिखाई दे बहुत बहुत रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी बाबूलाल हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर आज महाकुंभ का ऐलान 10 बजे, आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत होगी और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि आरक्षण जो ओबीसी का अब तक 21% है उसे 27% बढ़ाया जाए और साथ ही जातीय जनगणना की शुरुआत की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज कार्यक्रम की जरा आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल सीएम का 2 राज्यों का दौरा है। आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली और महाराष्ट्र के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। शाम 4 बजे सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स अवार्ड में शिरकत करने आ रहे हैं। रात 11 बजे आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होंगे। तो 2 राज्य महाराष्ट्र और साथ ही दिल्ली के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स अवार्ड में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसके बाद दिल्ली से वो सीधे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। और उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का उदयपुर दौरा। आज 4 दिन के उदयपुर प्रवास पर असम के राज्यपाल रहेंगे। राज्यपाल के शपथ के बाद पहली बार उदयपुर का दौरा है। सर्किट हाउस में 2 दिन तक स्थानीय लोगों से मुलाकात करने का भी उनका कार्यक्रम। तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज उदयपुर के दौरे पर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सर्किट हाउस में 2 दिन तक वो स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल की शपथ के बाद पहली बार वो उदयपुर आ रहे हैं। राजस्थान का उनका पहला दौरा, लिहाजा काफी महत्वपूर्ण। और दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर सिकंदरा में कच्चे घरों में आग लगने की जानकारी मिल रही है। कच्चे घरों में आग लगने से 3 मवेशी जिंदा जल गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल की गाड़ियां पहुंची। बिजली निगम की लापरवाही है और ये कारण रहा आग लगने का। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पाया गया है। ये देखिए रात की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, जहां पर एक कच्चा मकान अचानक आग लग गई। 3 मवेशी इसमें जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि इस आग के पीछे कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही रही, जो 3 मवेशियों पर भारी पड़ी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। 3 मवेशी इस आग में जिंदा जल गए। दूर उतर कर देखिए आप किस तरह से कच्चे घर जलते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग की इसके पीछे लापरवाही बताई जा रही है। चीख पुकार हर तरफ, लाख कोशिश की लोगों ने अपने मवेशियों को बचाने के लिए, लेकिन आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दौसा से। आशीष, ये बिजली विभाग की लापरवाही किस तरह से रही, पूरा जरा मामला बताइए। 3 मवेशी जिंदा जल गए इसमें। बिल्कुल, ये अग्निकांड गडोरा ग्राम पंचायत के घाणी में हुआ है और रात के समय का पूरा घटनाक्रम है। जिस जगह पर कच्चे घर थे उसके सामने विद्युत की लाइन सप्लाई की जा रही थी, लेकिन 11,000 केवी की लाइन और घरेलू विद्युत लाइन एक ही पोल पर होकर गुजर रही थी। इसके कारण ये स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग के बाद में ये आग लग गई। और नियमानुसार दोनों लाइन अलग अलग पोलों की होकर ये गुजरनी चाहिए, लेकिन विद्युत निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जो दोनों विद्युत लाइन थी जो एक ही पोल से गुजर रही थी, इस कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसमें कई कच्चे घर जले हैं और कच्चे घर जलने के कारण 3 मवेशी जिंदा जल गए हैं, जिसके चलते जो पशुपालक है उनके रो रो कर बुरा हाल है। वही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रात के समय ही प्रयास किया और सामूहिक प्रयास करके करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दमकल की और पुलिस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था करके आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 3 मवेशी जिंदा जल चुके थे। आशीष, जाहिर तौर पर ये बड़ा नुकसान है पशुपालकों के लिए, चूंकि ये बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान? बिल्कुल, ये रात का घटनाक्रम है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं मौके पर पहुंच गए थे, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बड़े अधिकारियों को भी मैसेज किया है। अब दिन में पूरा मामले की जांच होगी। जांच के बाद में अगर विद्युत निगम के खिलाफ ग्रामीणों का कहना है कि इस पर विद्युत निगम मुआवजा दे, साथ ही जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस जांच के बाद कौन दोषी निकलता है और किस पर कार्रवाई होती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आशीष, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच इस मामले में होगी और आगे मुआवजे की भी घोषणा हो सकती है। लेकिन बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही
कि 3 मवेशी कच्चे घर में जो बने थे वो जिंदा चल गए। और बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से चाचा और भतीजे की मौत का मामला सामने आया है। सिरदरी उपखंड क्षेत्र के चांडो की ढाड़ी का ये मामला, बिजली गिरने के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। हादसे की खबर आ रही है बाड़मेर में, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से चाचा भतीजे की मौत। आपको बता दें कि कई जिलों में कल झमाझम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और आकाशीय बिजली गिरने से बाड़मेर में चाचा और भतीजे की मौत हो गई। सिरदरी उपखंड क्षेत्र के चांदो ढाड़ी का ये मामला, बिजली गिरने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मचा रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दर्दनाक हादसा हुआ है बाड़मेर में, जहां पर चाचा और भतीजी की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं बारा के लिसाडिया गांव में खेत पर काम कर रहे मजदूर की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। साथ ही वहां मौजूद 2 महिलाएं और एक बच्चा झुलस गया। इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मौसम का मिजाज अचानक बदला और देखिए, बाड़मेर से के बाद बारा से भी ऐसी खबर है, जहां पर एक गांव में खेत पर काम कर रहे मजदूर पर आकाशीय बिजली गिरी है और उनकी मौत हो गई। इसके साथ साथ वहां पर 2 महिलाएं मौजूद थीं, एक बच्चा वहां पर झुलस गया है, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो कहीं राहत तो कहीं आफत। राजस्थान में जगह जगह ओलावृष्टि हुई, बूंदाबांदी हुई और कई जगह आकाशीय बिजली से गिरने से लोगों की मौत भी हो गई। और अब खबर झालावाड़ से, जहां पर हनोतिया रायमर गांव में एक दलित युवक की बेरहमी से पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक का शव शनिवार को गांव के पास ही स्कूल के पुराने खड्डर में पड़ा मिला। पुलिस के मुताबिक हत्या के शिकार हुए युवक की पहचान दुर्गेश मेघवाल के रूप में हुई है। वो हनोतिया हिंदू सिंह का रहने वाला था और मजदूरी का काम करता था। युवक पास के गांव के एक व्यक्ति के खेत में खेती काम करने के लिए गया हुआ था। बाद में वो देर रात एक शादी की निकासी में भी शामिल हुआ, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। शनिवार को उसका शव हनोतिया रायमल गांव में स्कूल के पुराने खंडर में पड़ा मिला। हमें तो न्याय मिलना चाहिए। वो मेरा छोटा भाई था और वो घर से निकला और फिर घर वापस नहीं आया। आप क्या मांग कर रहे हो अब आप? बस हम तो मुजरिम को फांसी मिलनी चाहिए बस। और कोई न्याय नहीं, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। और शव को सब काम तब तक घर नहीं ले जाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। मेरा मांगने चाहिए। मेरे तो वो जन्म आ रहे मेरा लड़का, वो मेरे सामने चाहिए, उसकी गोली चाहिए मेरे। अच्छा, हाँ, फांसी होनी चाहिए उसकी। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक आदतन शराबी पति ने अपनी ही पत्नी को शराब के नशे में पीट कर मार डाला। सूचना पर रिश्तेदार भोजपुरा सरपंच के साथ सांगावास आए और देवगढ़ पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने देर रात आरोपी को हिरासत में लिया है। हमारे गांव की वो आशा देवी मेरी बहन लगती परिवार में, तो उसे सुबह उनका फोन आया, वो गांव वाला का फोन आया कि भी आशा की डेथ होगी। तो हम मौके पे आए यहाँ, तो यहाँ पे आके देखा तो मरी हुई मिली हमारे को। आसपास में भी पता किया तो आए दिन इन दोनों का झगड़ा रहता है। पहले इनके ससुराल यही था आशा का, तो वो सामने वाला उसको बोला पुसा के उसको सेटिंग करके उसको उसके अंदर उसके लिए रख लिया। नागौर के जावला गांव में खाद्य विभाग की टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची। उस दौरान पता चला कि मिलावटी मिल्क केक बाजार में बेचा जा रहा है, जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 678 किलो मिलावटी मिल्क को नष्ट कर दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिल्क केक के साथ अन्य उत्पादों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा है। वहीं अब सैंपल रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं विशाल मित्तल, संदीप अग्रवाल की टीम ने प्रोडक्ट फर्म संचालक को मिलावटी उत्पाद न बेचने की हिदायत दी थी।
और अगर आप कोटा में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल बड़ी खबर कोटा से, जहां पर आज से 3 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई। त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। आपको बता दें कि नहरों में नहाने पर भी पाबंदी रहेगी। शहर के कई इलाकों में पुलिस तैनात रहेगी। जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। कोटा में आज से 3 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ नहरों में नहाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शहर के कई इलाकों में पुलिस तैनात रहेगी। जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर कोटा से, जहां पर कोटा में आज से 3 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के वजह से ये फैसला, नहरों में नहाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। शहर के कई इलाकों में पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले, कोई अनहोनी ना हो। जिला कलेक्टर का ये बड़ा आदेश कोटा के लोगों के लिए आज से 3 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, त्योहार है, होली है, लोग मिलते हैं, लेकिन इस बीच धारा 144 लागू कोटा में। ओम प्रकाश, होली का त्योहार जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं, घर जाते हैं और बड़ी संख्या में ये सब कुछ होता है, धारा 144 लागू करने का यहाँ पर क्या मायने? देखिए, जिला कलेक्टर ने आज से आगामी करीब 1 माह तक ये धारा 144 लागू करने के जो आदेश दिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने को लेकर एक हवाला दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित न हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा कोई हंगामे जैसे हालात में बने, कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। और एक और हवाला दिया है कि क्योंकि पिछले साल भी यहाँ चंबल की नहरें जो है और खुले तालाब हैं, वहाँ लोग गर्मी की दस्तक जब दे चुके हैं, तो अब गर्मी के साथ ही हैं, भारी भीड़ उमड़ती है और बड़े हादसे होते हैं। ये भी एक हवाला दिया। इस तमाम चीजों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आज से करीब 1 माह तक धारा 144 यानी 29 दिन तक लागू रहेगी। आदेश के अनुसार एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते, कोई हथियार लेकर इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। आगामी दिनों में कुछ त्योहार भी है, होली है, धुलंडी है, सबे बारात है। तमाम इन त्योहारों को देखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे। सोशल मीडिया पर पुलिस और प्रशासन की विशेष निगाह रहेगी। कोई ऐसे कमेंट, वीडियो, फोटो सेंड नहीं करे जिसमें सांप्रदायिक तनाव पैदा हो या किसी प्रकार की कोई बात बिगड़े। इन तमाम तथ्यों को, तमाम पहलुओं को देखते हुए पिछली बार की तरह इस बार फिर कोटा में धारा 144 लागू रहेगी आगामी 1 माह तक। जी ओम प्रकाश, कोटा के लोग इस तरह के फैसले को लेकर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, फैसला देर शाम को आने के बाद आज से धारा 144 लागू की है। हालांकि त्योहारों को देखते हुए अक्सर इस तरह के आदेश निकाले जाते हैं। हालांकि कोई बड़ा चेहरे से किसी तरह की कोई विरोध की बात अभी तक सामने नहीं आई। हालांकि इससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज से 1 महीने यानी कि 3 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है कोचिंग नगरी कोटा में। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर भरतपुर के एक गांव की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। कार सवार 2 युवकों ने अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने महवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की फिलहाल जांच शुरू कर दी है। शर्मसार कर देने वाली खबर दौसा से, जहां पर भरतपुर की एक गांव की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। कार सवार 2 युवकों ने अगवा कर गैंगरेप किया। पीड़िता ने महवा थाने में फिलहाल शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस पूरे मामले की अब छानबीन कर रही है। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये गैंगरेप की घटना कब हुई और कौन? बिल्कुल, ये 3 मार्च का पूरा घटनाक्रम है और जो पीड़िता है वो भरतपुर के गांव की रहने वाली है, जो महुआ में साधन का इंतजार कर रही थी, रोड पर खड़ी हुई थी। इसी दौरान कार सवार 2 आरोपी आए और उन्होंने इसे लड़की को अगवा कर लिया और कार के अंदर ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पूरा घटनाक्रम NH 21 पर चलती कार में ये गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 आरोपियों ने बारी बारी से जो पीड़िता है 19 वर्ष की जो लड़की है, इसके साथ ये वारदात हुई है।
इस घटना के संबंध में देर रात मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों के नाम रवि मीणा है। एक रवि मीणा धौलखेड़ा गांव का रहने वाला है और एक दूसरा जो रवि मीणा है वो अलवर जिले के सालवाड़ी गांव का रहने वाला है। ऐसे में दोनों जो रवि मीणा नामक आरोपी हैं, दोनों आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। दो अलग अलग टीमें दोनों आरोपियों की तलाश के लिए भेजी गई है। इधर पीड़िता के मेडिकल और बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरी घटना के संबंध में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल दोनों युवकों की तलाश पुलिस कर रही है। दौसा से एक और बड़ी खबर, 23 साल की लड़की से दरिंदगी की खबर। 23 साल की लड़की के साथ रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी काना राम महावर पर रेप का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर रामगढ़ पचवारा थाने में एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी की फिलहाल तलाश पुलिस कर रही है। 23 साल की लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। दौसा से एक और बड़ी खबर, जहां पर 23 साल की लड़की के साथ रेप की वारदात सामने आई। आरोपी काना राम महावर पर रेप का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और उसके बाद आरोपी को पकड़ने की कोशिश। और कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर बेकरी दुकान में दिन दहाड़े चोरों ने, दो नाबालिगों ने, आपको बता दें कि दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में चोरी की पूरी तस्वीर कैद हो गई। दुकानदार ने दोनों चोरों को फिलहाल पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। ये देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं, जहां पर बेकरी की शॉप में आप नाबालिग चोर को देख पा रहे हैं। दो नाबालिग चोर बेकरी की शॉप के अंदर घुसे और ये पूरी जो घटना थी वहां पर सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने दोनों चोरों को पकड़ा है और अब पुलिस को भी सौंप दिया गया है। टीवी के अंदर ये दोनों के दोनों गल्ले को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। गल्ले के अंदर पैसे थे, 20,000 रुपए थे। गड्डी थी पूरी की पूरी, वो इन्होंने निकाली और निकाल के ले जाके निकल गए थे। फिर बाद में जो लड़का उसने गल्ला खोल के देखा, उसको शक हो गया। तो खोल के देखा तो उसको गल्ला साफ निकला तो गले, तो इसने पीछा करके उसको पकड़ा। प्रदेश के कई गांवों में अचानक मौसम में जबरदस्त बदलाव आया। मौसम में अचानक बदलाव के साथ ही जबरदस्त ओलावृष्टि शुरू हो गई। नागौर और बाड़मेर के कई गांवों में ओलावृष्टि हुई। बर्फबारी से जमीन पर ओलों की चादर बिछ गई। ओलावृष्टि और बारिश के साथ साथ तेज अंधड़ का दौर भी शुरू हो गया। प्रदेश के कई गांवों में ओलावृष्टि की खबर और इसके साथ साथ जमीन पर आप देखिए किस तरह से पूरे ओलों की चादर बिछ गई वहां पर। इसके साथ साथ तेज अंधड़ का दौर भी शुरू हो गया। कल अचानक मौसम ने करवट ली। बूंदाबांदी के साथ तेज अंधड़ की शुरुआत भी हुई। मथुरा की लठमार और फूलों वाली होली तो आपने देखी ही होगी, लेकिन कभी डोलची मार होली के बारे में सुना है? जी हां, डोलची मार होली बीकानेर में खेली जाती है। इस अनूठे खेल में चमड़े से बनी एक डोलची होती है, जिसमें पानी भरकर एक दूसरे को पीठ पर मारा जाता है। वर्षों चलती आ रही ये परंपरा लोगों को आज भी बीकानेर में वहां निभाते हुए नजर आते हैं। ये परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। तो आप देखिए किस तरह से डोलची मार होली यहां पर आप बीकानेर में देख पा रहे हैं। 400 साल पुरानी ये परंपरा अभी तक लोग निभा रहे हैं। और ये अनूठा खेल जो है, दरअसल इसमें होता क्या है, चमड़े से बनी एक डोलची होती है जिसमें पानी भरकर एक दूसरे की पीठ पर मारा जाता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा को लोग आज भी निभा रहे हैं। आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता हुआ यह बीकानेर नगरी में, जहां सैकड़ों साल से हारस और व्यास जाति के मध्य पानी की डोलची का खेल खेला जाता है, आज भी यह ऐसा मौसम होने के बावजूद भी आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद पर जहां एक और महिलाएं छतों पे खड़ी हुई इस खेल को निहारती थी। समझदार लोगों ने एक मित्रता का भाव रखने के लिए इस पानी का खेल शुरू किया और बड़े सौहार्द के साथ यह परंपरा आज वर्षों से चली आ रही है।
कोटा में JYC छत्राणी सेना द्वारा फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, फूलों से होली खेली। इस मौके पर रंग बिरंगे परिधान पहने सांस्कृतिक परिवेश में राजपूत समाज की महिलाओं ने फागोत्सव का आनंद लिया। स्नेह मिलन हुआ। संस्था की संभाग प्रभारी पूजा हाड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ। इसमें महिलाओं ने तलवारबाजी, नृत्य और गीत संगीत की प्रस्तुतियां दी। चयनित प्रतिभाओं को कार्यक्रम में अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान भी किया गया। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। इस बार होली के रंग बदल देंगे आपकी किस्मत। बन रहा है अनोखा संयोग, बना देगा सबके काम। पहली बार जानिए होली पर किस्मत बदलने के उपाय। होली के किस्मत वाले रंग देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।